हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। आज की हम बात करेंगे 12th क्लास की फिजिक्स की। तो फिजिक्स में हमारा भाग 2 यानी कि 12th क्लास की जो भौतिकी उसका भाग 2 यानी दूसरी किताब हमने स्टार्ट की थी, जिसमें हमने अब तक 2 वीडियो अपलोड कर दी हैं। अब ये आपकी सेकंड वीडियो यानी थर्ड वीडियो है आपकी। इस वीडियो में आज आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है गोलीय दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध, यानी कि वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में संबंध। या क्वेश्चन इस तरीके से आता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन कीजिए, या फोकस दूरी के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, या सूत्र का व्यंजक प्राप्त करो। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये चीज पढ़ाएंगे हम और इसके लिए ये डायग्राम है, सारा कुछ समझाएंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, कल हमने दर्पण बताया था, प्रतिबिंब बताया था। तो दर्पण में दर्पण के उपयोग बताने रह गए थे। तो वैसे भी वो मैंने वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया था। तो ये किताब देखिए, ये पहचान में आ रही होगी, ये यूपी बोर्ड यानी कि 10वीं की किताब है साइंस की। तो यदि आप बिहार बोर्ड के हो, एमपी बोर्ड के हो, या किसी भी बोर्ड के हो, आप 10वीं की साइंस की किताब देखोगे तो उसमें आपका ये देखिएगा, ये यहाँ पर मिले हुए हैं विज्ञान, 10वीं की विज्ञान। तो उसमें जो भौतिकी का जो पार्ट देखोगे तो उसमें देखिएगा ये दे रखे हैं, यहाँ पे एक दे रखा है, एक टेबल दे रखी है। आपको मैं बता दूं, देखिएगा इधर आइए, ये देखो कि दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। कि यदि दर्पण अवतल दर्पण है और वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। कैसा रहेगा? वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब रहेगा, वस्तु से बहुत छोटा और उल्टा बनेगा। समझ में आई? और यदि दर्पण लिया अवतल और वस्तु जो है आपकी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा आपका प्रतिबिंब। इस तरीके से है ये, ठीक है। और यदि अवतल दर्पण ध्रुव तथा फोकस के बीच में वस्तु रखी है तो दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब, इस तरीके से। फिर दूसरी बात, इसके उपयोग देखिएगा, अवतल दर्पण के उपयोग आपको दे रखे हैं। अधिक फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का अवतल लेंस अवतल दर्पण हजामत बनाने के काम आता है। हजामत समझ रहे हो? डायरेक्ट दाढ़ी बनाने के काम आता है। वो थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके रहता है वो, तो उसमें ज़्यादा बड़ा करके, तुम देखा होगा शीशे में कोई ऐसा शीशा होता है जिसमें आईना, जिसमें आप देखते हो अपने शरीर को, तो वो एकदम मोटा दिखाई देता है। ठीक है, तो वो कौन सा लेंस होता है? वो अवतल दर्पण रहता है, अवतल दर्पण रहता है। ठीक है, अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को परावर्तित करके कहाँ पर करता है? एक जगह फोकस कर देता है। अवतल दर्पण क्या कर देता है? किरणों को एक जगह फोकस कर देता है। ठीक है, तो इस मतलब क्या है, तो उनसे क्या होता है कि आपका जैसे डॉक्टर है तो वो अवतल दर्पण लगाकर क्या कर देता है? सारी किरणों को, यानी कि उसको नाक कान देखना है तो टॉर्च लगाएगा तो उसमें अवतल दर्पण लगा रहता है, ताकि वो जो लाइट को क्या कर देता है? एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, तो वो सारी को वहाँ पे अच्छा दिखाई दे जाता है। आँख कान गले को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उत्तल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण अपसारी होता है, अवतल दर्पण अभिसारी होता है। अभिसारी देखिएगा, मैं आपको बता दूं, देखिए अवतल दर्पण जो होता है ये अभिसारी होता है, और उत्तल दर्पण क्या होता है? अपसारी होता है। अभिसारी का मतलब क्या होता है कि ये किरणों को एक जगह फोकस कर देता है, यानी कि जब हम लगाते हैं इस तरीके से जो किरण आती हैं उनसे टकराएंगी, टकराने के बाद में क्या होता है? एक जगह ऐसे करके फोकस कर देता है एक बिंदु पर। और उत्तल लेंस क्या होता है? इस तरीके से जो होती है किरणें, उनको ये क्या कर देता है? ये किरण ऐसे 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 और इस तरीके से आगे की ओर निकल जाती है, यानी कि ये इस तरीके से आपका दिखाई देती है ना, एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं इस तरीके से। तो मतलब क्या, ये किरणें इस तरीके से फैल जाती हैं चारों तरफ को। ठीक है, ये तो ये उत्तल दर्पण क्या करता है? अपसार कर देता है, चारों तरफ फैला देता है किरणों को। और अवतल दर्पण क्या करता है? अवतल दर्पण एक जगह फोकस कर देता है, एक बिंदु पर अभिसार कर देता है, यानी कि किरणों को जोड़ के एक जगह कर देता है। ठीक है, तो ये चीज रहती है आपका। इसमें और किरणें आएंगी तो इस तरीके से, एक और किरणें आएंगी तो इस तरीके से, यहाँ पे एक बिंदु पर फोकस कर देता है। राइट, चलिएगा, ये चीज होती है। अब आगे बढ़ते हैं, अपने आगे पॉइंट को करते हैं क्लियर।
चलिएगा देखिए, ये डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। बेसिक चीज़ें कौन कौन सी? पहले तो आपको यही पता रहना चाहिए कि भाई u क्या होता है, v क्या होता है और आपका f क्या होता है। ठीक है, u v f आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो u होती है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, और v होती है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और जो f होती है ये होती है फोकस दूरी, और एक r भी होती है जिसको बोलते हैं हम वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। लेकिन हमें इस डेरिवेशन में ये वाला फॉर्मूला प्रूफ करना होता है, 1/u बराबर 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ये वाला फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है, आने वाले काफ़ी डेरिवेशनों में लगता है। ठीक है, देखना जरा, ये जो डेरिवेशन है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ये 10वीं क्लास में भी था। तो ये u होती है वस्तु की दूरी, v होती है प्रतिबिंब की दूरी और f होती है फोकस दूरी। इन तीन में संबंध बताना होता है। तो ये r क्या है? एक्चुअल में r भी आता है, r का भी यूज होता है इस डेरिवेशन में, लेकिन r का एक फॉर्मूला होता है कि भाई r बराबर होती है 2f, और नहीं तो आपने ये चीज़ तो पढ़ी होगी कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी। यदि कल भी बताया था कि यदि वक्रता त्रिज्या किसी की 100 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर होगी। तो मतलब क्या है? वक्रता त्रिज्या की आधी रहती है फोकस दूरी। तो r बराबर क्या हो जाएगा? 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो r बराबर क्या हो जाएगा? 2f। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कैसी होती है? 2 गुनी रहती है, राइट, ये चीज़ रहती है। तो ये आपको पता चल गया। तो ये चीज़ें हैं। अब थोड़ी सी दूरियां कैसे मापी जाती हैं वो चीज़ भी समझ लो, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, पहली बात, ये जो सभी की सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती हैं? सभी दूरियां P से मापी जाती हैं। P क्या है आपका? फोकस, सॉरी ध्रुव। सभी दूरियां ध्रुव से P से मापी जाएंगी। ठीक है, और हमेशा कोई पूरी किताब में किरण प्रकाश की, जब आगे चलोगे BSc MSc, पूरी जहाँ पे प्रकाश की बात होगी तो प्रकाश किरणों की बात होगी, लेंस, दर्पण, पृष्ठ, गोलीय पृष्ठ, कुछ भी हो तो सभी पर किरणें इसी दिशा से डाली जाती हैं। सभी जगह किरण इस दिशा से डाली जाएंगी, कभी भी कहीं पर ऐसे दिशा से किरण नहीं डाली जाती हैं। ठीक है, किरण इस तरीके से डाली जाती है। इसीलिए सारी दूरियां देखिएगा, जो ऊपर की ओर दूरी होगी वो धनात्मक ली जाएगी, जो नीचे की ओर होगी वो ऋणात्मक ली जाएगी। इधर की ओर दूरी धनात्मक ली जाती है और पीछे की ओर दूरी ऋणात्मक ली जाती है, और सारी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। इसीलिए जब P से A तक की दूरी मापूंगा, P से A तक की दूरी, तो यहाँ पे क्या है? ये वस्तु है। ए बी क्या है? वस्तु है। ए बी वस्तु है, तो P से A तक की दूरी क्या हो जाएगी? वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी क्या है? u। तो इसीलिए PA बराबर हो जाएगा माइनस का u। क्यों? क्योंकि पीछे की दूरियां सभी माइनस में ली जाती हैं, तो PA बराबर माइनस u। और ऐसे ही P से C क्या है? वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है r। तो इसीलिए इसमें भी माइनस r लग जाए, क्योंकि ये भी पीछे की ओर दूरी है। अब P से A डैश की दूरी, यानी A डैश क्या है? A डैश B डैश होता है वस्तु का प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब तक की दूरी क्या कहलाएगी? प्रतिबिंब की दूरी। और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? V होती है, इसमें भी माइनस लग जाएगा, माइनस का भी। और F तक की दूरी देख लीजिए, PF, P से F तक की जो दूरी होगी वो फोकस दूरी रहेगी F, इसमें भी माइनस लग जाएगा, क्योंकि ये भी P से इधर की जितनी भी दूरियां होंगी वो माइनस में ली जाएंगी, और इस ध्रुव से इधर की जो दूरियां होंगी वो धनात्मक ली जाएंगी। लेकिन इसमें तो सारी दूरियां, तो एक चीज आपको यहां से पता चलेगी कि अवतल दर्पण के लिए वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी तीनों के चारों कैसी रहती है? ऋणात्मक ली जाती हैं, ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए सारी दूरियां कैसी रहती हैं? ऋणात्मक रहती हैं। ठीक है, ये चीज ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बन गया। समझ में आ गई बात? अब ये चीज़ समझ में आ गई। और एक और छोटा सा कंसेप्ट है कि भाई हमारे पास में ऐसा समझो कि यहाँ तक की दूरी है, यहाँ पे P है, यहाँ पे हमारा क्या है? A है, और यहाँ पे हमारा C है। ठीक है, आपको ये पता है भाई P से C तक की दूरी पता है, ये रही, और P से A तक की दूरी पता है, ये रही, लेकिन आपको ये नहीं पता ये वाली दूरी यहाँ से
ए से सी तक की दूरी। तो ए से सी तक की यदि दूरी निकालोगे तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना कि भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको पता है, पी से ए तक की दूरी पता है, पी से ए तक की दूरी में से पी सी घटा दो, पी सी यानी कि ये वाली दूरी, भाई ये वाली दूरी मैं काट के फेंक दूँ अलग, तो यही तो बचेगी। तो पी ए में से इतनी बड़ी दूरी में से ये वाली दूरी घटा दो, यानी छोटी वाली दूरी घटा दो, तो ए सी की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक उसी प्रकार से आपका यदि मुझे पी हमें चाहिए सी ए की वैल्यू चाहिए, तो आप कैसा लिख सकते हो, हमें चाहिए सी ए डैश की दूरी चाहिए, सी से ए डैश की दूरी चाहिए, तो आप कर दोगे पी सी माइनस पी ए डैश। भाई पी सी में से पी ए घटा दोगे, समझ में आ गया। ऐसे देख, ऐसे दे रखा है, यहाँ पे आपका दे रखा है पी सी दे रखा है, ये पी है, सी दे रखा है, यहाँ पे ए डैश है, तो आपको ये दूरी पी से सी तक की दूरी भी पता है, पी से ए डैश की भी दूरी पता है, तो हमें ये वाली दूरी चाहिए। तो ये कैसे निकालोगे आप, पी सी में से पी ए डैश घटा दोगे, तो ये आ गया इस तरीके से। और ऐसे ही ए डैश एफ की दूरी चाहिए, तो आप बता सकते हो ए डैश एफ की दूरी चाहिए, तो कैसे करोगे, पी ए डैश में से पी एफ घटा दोगे, पी ए डैश में से पी एफ घटा दोगे, समझ में आ गई। पी ए डैश में से पी एफ घटा दो, इसमें से ये घटा दो, आगे वाली दूरी हमेशा घटा देते हैं तो पीछे वाली दूरी मिल जाती है। तो ये कंसेप्ट लगेंगे यहाँ पर, बाकी कुछ नहीं है। एक त्रिभुज बट्टे त्रिभुज वाला लगेगा, वो और सीख लो, तो आपका ये पूरी तरह से लवली तरीके से डेरिवेशन एकदम हलवा बन जाएगा, बिल्कुल हलवा। ठीक है, चलिएगा। हमारे पास में ये एक क्या है, अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण, लिख दे रहा हूं। अवतल दर्पण है, और इसकी ये क्या है, जो ये ध्रुव है उसका, ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है। कल वाली वीडियो में हमने सारा कुछ बता दिया था, फोकस, ध्रुव, ये वक्रता केंद्र, और इस ध्रुव और वक्रता केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा होती है, ये आपकी मुख्य अक्ष रहती है। ये क्या रहती है, इसकी मुख्य अक्ष रहती है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसकी मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखी है ए बी, एक वस्तु रखी है ए बी, और ए बी से चलने वाली किरणें, ए बी से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण के बिंदु डी से टकराती है। दर्पण के बिंदु, यहां पे मान लीजिए ये डी है, बिंदु डी से टकराती है, और टकराने के बाद दर्पण के फोकस से होकर गुजर जाती है। बिंदु यानी वस्तु ए बी से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण के बिंदु डी से टकराती है और फोकस से होकर गुजर जाती है, और टकराने को क्या बोलते हैं हम, परावर्तन। तो वस्तु ए बी से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात बिंदु एफ से होकर गुजर जाती है, अर्थात दर्पण के फोकस से होकर गुजर जाती है। तो ये इससे जो प्रकाश किरण ऐसे गई, यहां से टकराई यानी परावर्तित हुई, और इधर निकल गई रिफ्लेक्ट होकर, राइट। और वस्तु ए बी से एक दूसरी प्रकाश किरण वस्तु यानी कि प्रतिबिंब के, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, जो दर्पण के बिंदु एम से टकराकर पुनः इधर ही निकल जाती है, पुनः वक्रता केंद्र से होकर गुजर जाती है। यानी कि ये किरण ऐसे आएगी, ऐसे तो आ रही थी, और फिर से उधर ही निकल जाएगी ऐसे करके। ठीक है, ऐसे आई, सीधी की सीधी निकल गई। ठीक है, तो आपको पता ही है, क्यों पता है, देखना जरा। ये अवतल दर्पण की प्रॉपर्टी यही होती है कि ये किरणों को क्या करता है, आपको अभिसारित करता है। अभी बताया था अभिसारित, यानी कि ये किरण इस तरीके से आएगी तो उसको ऐसे कर देगा, और जो किरण यहाँ से आएगी उसको ऐसे कर देगा। तो देखना जरा, ये किरण यहाँ पे आई है तो ये ऐसे निकल गई, और ये किरण ऐसे आई तो ऐसे निकल गई, तो ये ऐसे और ये ऐसे। और ये किरणें यहाँ पर काटती हैं, वहीं पर तो प्रतिबिंब बनता है। हमने क्या बताया था, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें जहाँ पर जाकर मिलती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं। तो देखो, ये किरण यहाँ से गई, यहाँ पे आ गई, और ये किरण यहाँ से आई तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिल रही है इस वाले बिंदु पर, तो यहाँ पे एक प्रतिबिंब बन गया, वस्तु का प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश। यही बताया था प्रतिबिंब की परिभाषा में, तो ये प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, चलिएगा। अब यहाँ तक ये इतना चित्र तो समझ में आ ही गया होगा, और बाकी ये 10वीं क्लास में भी आपने पढ़ा होगा बहुत ही प्यार से,
यहाँ से आगे का कंसेप्ट देखिएगा। इतना ज़्यादा इस चित्र पर फोकस नहीं करना, चित्र बना लेना आप, ठीक है। कैसे बनाओगे चित्र, एक छोटा सा मैं आपको रूप बना दूं। ये है आपका अवतल दर्पण, यहाँ पे वस्तु रखी हुई है, वस्तु से एक किरण जाएगी और इसके यहाँ पे फोकस है इसका, और ये वक्रता केंद्र है, ऐसे समझ लो। चित्र बनाने की ट्रिक, यहाँ से वस्तु रख दी, वस्तु से एक किरण गई समांतर और ऐप से होकर निकल गई एक रेखा इससे होकर जाएगी सीधे यहाँ तक, और यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन जाएगा वस्तु का, ये ए बी है और ये आपका ए डैश बी डैश बन गया। लो प्रतिबिंब, समझ में आई बात नहीं आई? एक बार और समझ लो चित्र कैसे बनाना है। ये आपका प्रतिबिंब है, ये मुख्य अक्ष है, इस पर ये वस्तु रखी हुई है, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण यहाँ पर जाएगी, इसका ये फोकस यहाँ पर है, फोकस को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ फोकस, और ये वक्रता केंद्र है इसका। तो एक किरण तो यहाँ से इसके फोकस से होकर गुजर जाएगी और एक किरण इसके केंद्र से होकर निकलेगी, वक्रता केंद्र से। यहाँ पर ये काटेगी, यहाँ पर एक प्रतिबिंब बन जाएगा, ये ए बी है, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन जाएगा। बहुत ही सिंपल है। एक सीधी किरण वाली ऐसे बनाई। पहले यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले एक दर्पण बना देना है और दर्पण का एक फोकस बना देना है और एक वक्रता केंद्र बना देना है। इसकी मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखनी है, वो ऐसे जाएगी किरण, सीधी समांतर चलेगी मुख्य अक्ष के, और ये एक इसके फोकस से होकर गुजर जाएगी, एक इसके केंद्र से होकर गुजरेगी ऐसे। ये यहाँ पर ये काटेगा, यहाँ पर एक प्रतिबिंब बन जाएगा। ये वस्तु ए बी है और इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। कोई ये हलवा है सवाल? बिल्कुल एकदम। यानी कि चित्र कितना इजीली बन गया आपको, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है। बस चित्र बनाना सीख लो, बस। ज़्यादा तुम आपको पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है। पेपर में सिर्फ आपको लिख के आना है, पेपर में करके आना है, नंबर चाहिए आपको फुल में से फुल, ठीक है। और इतना ज़्यादा आपको इस पर वो नहीं करना है, ठीक है। बाकी तो मैं तुम्हें ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो कि कोई आजू बाजू में भी नहीं बता सकता, ठीक है ना, पास भी नहीं आ सकता। ऐसे नोट्स आपके लिए बनवाऊंगा, चिंता नहीं करनी है बस आपको, ठीक है। देखिएगा, अब हम इस डेरिवेशन को एक एक कंसेप्ट के साथ में पकड़ेंगे, ठीक है। इसमें एक्चुअली में होता क्या है, इसमें हम एक ऐसा कंसेप्ट लगाते हैं त्रिभुजों का, और त्रिभुजों का कंसेप्ट आप बायोलॉजी वाले स्टूडेंट विशेष तौर पर ध्यान से समझेंगे। देखिएगा क्या कि भाई एक त्रिभुज जो होती है, ऐसे समझिए एक त्रिभुज है ये, ठीक है, ये चीज़, और एक त्रिभुज में यहाँ पर ले रहा हूँ, इस तरीके से दे रखी है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि भाई इस त्रिभुज में ये है 90 डिग्री और इसमें ये 90 डिग्री है, ठीक है। और किसी कारण से मैं कह रहा हूं कि इस त्रिभुज में ये 30 अंश है और मैं कह रहा हूं इस त्रिभुज में ये 30 अंश है, ठीक है। तो अब देखो, पहले इसको अलग मारा गोली, इसको पहले इसको समझो जरा कि एक त्रिभुज थी ये ए बी सी और ये है आपकी पी क्यू आर। ध्यान से समझना, एक त्रिभुज है आपके पास ए बी सी और इसका एक कोण है 90 अंश, एक कोण है 30 अंश। तो ये वाला कोण कितना बचेगा? आप बायोलॉजी वाले भी जानते हैं, सभी लोग जानते होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। कितना होता है? 180 अंश। तो ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण जोड़ूंगा तो 180 अंश बैठेगा। 90 ये हो गया, 90 और 3 कितना हो गया? 120। 180 में से 120 घटा दूंगा तो 60, यानी कि ये वाला 60 बैठेगा। क्यों बचेगा 60? क्योंकि आप जानते हो कि इन तीनों को जोड़ के 180 अंश बैठना चाहिए। देखना जरा, 30 प्लस 60 प्लस 90 बराबर 180 अंश हो गया, नहीं हो गया? क्या हो गया? हो गया, बिल्कुल हो गया। तो मतलब ये 60 हो गया। और अब इसमें आ रहा हूं जरा, ये 90 अंश है, ये 30 अंश है, तो ये कोण कितना होगा? तो आप कहोगे सर ये भी 60 अंश होगा। बिल्कुल सही बात है भाई। जब ये 90, ये 30, 90 और 30 120, 120 कितना? 60, तो 90। समझ में आई बात नहीं आई? मतलब ये कि भाई कोई भी त्रिभुज हो, इस टाइप की त्रिभुज है, ऐसे ले लो, और इसमें मैं कह रहा हूं कि ये आपका यहाँ पे 45 है और ये आपका 60 है, तो ये कितना बचेगा? ये आप कह दोगे 45 बचेगा। क्यों? सॉरी, ये कितना बचेगा? देखना जरा, 60 और 45 कितना हो गया? 60 और 45 हो गया आपका 45 और 60 कितना हो गया? 5 और 6 4 10, 105 हो गया। तो ये कितना बचेगा? ये 75 बचेगा। समझ में आई बात नहीं? 75, 45, 60 तीनों मिला के 180 अंश बैठ जाएंगे। क्लियर है? इतना तो समझ रहे होंगे। तो ऐसा है कि एक आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, नोटिस की होगी आपने, कि जब किसी त्रिभुज में एक और एक दो कोण बराबर हो जाएं तो तीसरा कोण तो अपने आप बराबर आना ही आना है। भाई क्यों नहीं बराबर आएगा? क्योंकि त्रिभुज का तो होता ही कंसेप्ट ये कि जब दूसरा दो कोण बराबर हो जाएंगे, तीसरा कोण तो अपने आप में बराबर हो जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूं एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, ठीक है, ध्यान से समझना जरा। मैं कह रहा हूं चलो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बनाओ, इस तरीके से, ये इस तरीके की त्रिभुज है,
मैं कह रहा हूं कि इस वाले त्रिभुज में ये है भाई 60 अंश और ये है 90 अंश, ठीक है। और मैं कह रहा हूं कि इस वाली त्रिभुज, चलो इसको यहां पे कर लो 70 कर लो, क्या दिक्कत है, ये 70 कर लो, ठीक। और मैं कह रहा हूं यहां पे ये 90 अंश है और यहां पे ये 70 अंश है। तो सिंपल सी बात है, यदि ये 90 है ये 70 है तो ये वाला कितना बचेगा, ये वाला 20 बचेगा, आपका 20 ही तो बचेगा। 90 और 20 110, 110 और 70 180। ऐसे ही जब देखना जरा, ये 90 ये 70 ये वाला 20, तो इसमें ये वाला 20 होगा, क्यों, क्योंकि ये 90 ये 70। तो मतलब ये है कि जब किसी भी त्रिभुज में ये दो कोण बराबर हैं, ये दो बराबर हैं, तो तीसरा कोण तो अपने आप बराबर होना ही होना है निश्चित रूप से, ठीक है। तो ऐसी त्रिभुजों को जिसमें तीनों कोण बराबर होते, ऐसी त्रिभुजों को बोलते हैं हम समरूप त्रिभुज। कैसी त्रिभुज बोलते हैं, अब देखना जरा, ये दोनों समरूप होंगी और ये वाली समरूप होगी। समरूप का मतलब उनका रूप समान होगा, उसमें कोण बराबर होंगे, राइट। तो ये चीज होती है। और समरूप त्रिभुज का प्रतिबंध होता है आधार बट्टे आधार, आधार बट्टे आधार बराबर लंब बट्टे लंब, लंब बट्टे लंब बराबर कर्ण बट्टे कर्ण। ये चीज, ये फॉर्मूला होता है दो समरूप त्रिभुजों का। ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं तो इनका एक का आधार बट्टे आधार बराबर लंब बट्टे लंब बराबर कर्ण बट्टे कर्ण। ये होता है मैथमेटिकल प्रॉपर्टी होती है। जब दो त्रिभुजें बराबर होती हैं, समरूप होती हैं, तो उन त्रिभुजों की आधार बट्टे आधार, लंब बट्टे लंब और कर्ण बट्टे कर्ण बराबर होते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये चीज है बस। तो ये चीज तुम्हें कंसेप्ट याद रखना। ये बराबर क्यों बैठती है देख लो, आपको जो कोण बराबर है तो भुजा भी बराबर होंगी, सिंपल सी बात है। भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। ये है इसका बेसिक सा कंसेप्ट। चलिएगा, तो अब आपको क्या याद रखना है कि आपको बस ये देखना है कि कौन सी त्रिभुज में तीन कोण बराबर मत करो, केवल दो कोण बराबर कर दो। दो कोण बराबर होंगे तो तीसरा अपने आप में बराबर होगा। तो आपको क्या रखना है याद खोपड़ी में कि किसी दो त्रिभुजों में, दो अलग अलग त्रिभुज हैं, उनमें दो कोण बराबर हो जाए तो आप कह दो कि वो समरूप त्रिभुज है। और समरूप त्रिभुज में क्या होता है, लंब बट्टे लंब बराबर आधार बट्टे आधार बराबर कर्ण बट्टे कर्ण, ठीक है। ये चीज है बस, ठीक है। अब देखिएगा त्रिभुज, अब ले रहा हूं मैं त्रिभुज, ध्यान से समझिएगा। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज सी ए डैश बी डैश में क्या है, में देखिएगा एक कोण दिखाई दे रहा है आपका, कोण BAC बराबर, देखो इसका ये वाला कोण यहाँ पे 90 अंश बन रहा है, देखना जरा, ये वाला 90 अंश कोण बन रहा है। इधर ये वाला देखना जरा, इस तरीके की मैंने त्रिभुज ली है, ये देखिएगा इस तरीके से यहाँ पे AB है, थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा दे रहा हूँ मैं, और ये इस तरीके से आपका यहाँ पे, और ये है आपका इस तरीके से है, ठीक है। आपको ज़्यादा ये A डैश, ये B डैश, यहाँ पे बिंदु है ये C, ये वाला C बन गया। इसी को मैंने जूम कर दिया, समझो जी, जूम करके ये चित्र यहाँ पे ले आया मैं। अब देखो जरा, देखना जरा कि ये वाला 90 अंश है, इसमें ये वाला 90 अंश है, और इसमें ये वाला 90 अंश है, और ये वाला कोण इसके बराबर ही होगा, क्योंकि एक भुजा को ऐसे काटती है रेखा, तो ये वाला कोण सदैव इस वाले कोण के बराबर होता है, ये सभी लोग जानते हो। तो ओवरऑल बात क्या आ गई समझ में आपके, ABC में दो कोण बराबर हो गए नहीं हो गए। देखना जरा, ये 90 है, इसमें ये वाला 90 है, तो इस वाली त्रिभुज का, यानी कि इस वाली त्रिभुज का BAC और इस वाली त्रिभुज का CA डैश B डैश, ये वाला कोण CA डैश B डैश, CA डैश B डैश, यानी कि ये वाला यहाँ पे 90 बैठेगा। समझ में आ गई बात। तो ये वाला कोण बराबर होंगे दोनों। एक कोण और बराबर आ रहा है, देखिएगा BCA, यानी कि कोण BCA बराबर कोण, ये कोण और लगा दो, कोण आपका A डैश C B डैश, यानी कि ये वाला देखिएगा, ये वाला A डैश C और B डैश, यानी कि ये वाला कोण, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, क्योंकि ये तो 90 अंश सीधा दिखाई दे रहा है। तो ये त्रिभुज कैसी होंगी, जब दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर आ गए तो क्या होगा, समरूप होगी। तो आप क्या लिख दोगे कि भैया त्रिभुज ABC
तथा त्रिभुज सी, ये कैसी हैं, सी ए डैश बी डैश समरूप हैं। कैसी हैं, समरूप हैं। और समरूप त्रिभुज का क्या प्रतिबंध रहता है, समरूप त्रिभुज का रहता है प्रतिबंध आधार बट्टे आधार बराबर, आधार बट्टे आधार बराबर, यहां पे हम लगाएंगे आधार बट्टे आधार बराबर लंब बट्टे लंब। ठीक है, तो आधार बट्टे आधार बराबर लंब बट्टे लंब, क्या, और कर्ण बट्टे कर्ण भी होता है, लेकिन हमारा दोनों से काम चल जाएगा, आधार बट्टे आधार बराबर लंब बट्टे लंब। तो इस वाली त्रिभुज का आधार लो, एबीसी का आधार क्या है, एबीसी का आधार है एसी, एबीसी का आधार है एसी। फिर दूसरा ही त्रिभुज के आधार, आधार बट्टे आधार करेंगे, पहली वाली त्रिभुज का आधार, दूसरी वाली त्रिभुज का आधार। तो दूसरी वाली त्रिभुज का आधार क्या है, देखिएगा ये वाली जो त्रिभुज है ये इस तरीके से, इसमें ये वाला कोण है, तो ये इस तरीके से दिखाई दे रही है, तो ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो आधार इसमें क्या है, इसमें है आपका ए और ए डैश सी, ये है, समझ में आ गई बात, ए डैश सी ये आधार है इसका। ठीक है, बराबर, ध्यान से समझ लेना यहाँ से ये चीज। ठीक है, आगे की बात चलो, लंब बट्टे लंब, लंब क्या है इसमें, लंब, लंब है इसमें, देखिएगा ध्यान से, लंब क्या है, लंब है इसमें ए बी, इसमें है लंब ए बी बट्टे ए बी बट्टे, इसका लंब क्या है ए डैश बी डैश, इसमें लंब क्या था, यहाँ पे जो इस तरीके का दिखाई दे रहा था ना ये, इस तरीके से, तो ये ए बी और आपका ये था यहाँ पे ए डैश बी डैश और यहाँ पे सी था। ठीक है, ये चीज़ अब सिंपली आपको दिखाई दे रहा है, इसका आधार तो ये है और इसका आधार ये है सी ए डैश, ये रहा ए डैश सी कह दो, और इसका लंब क्या है ए बी है, इसका लंब ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश। ये क्लियर हो गया, यहाँ तक लंब समझ में आ गया कि भाई इसका लंब ये है और इसका लंब ये है, इसका आधार ये है और इसका आधार ये है। ठीक है, ये चीज़ आ गई यहाँ तक समझ में, चलिएगा बस इसको इतना ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे की बात आगे करेंगे। ठीक है, चलिएगा अब आगे देखिएगा, इसको समीकरण 1 मान लो, यहाँ पे सिंपल सा समीकरण 1 मान लो। ठीक है, अब फिर से दूसरी त्रिभुज लेंगे, देखिएगा अब त्रिभुज लेंगे, अब त्रिभुज ए डैश एफ बी डैश तथा त्रिभुज एफ डी, और यहां पे मैं मान ले रहा हूं एन, एफ डी एन, एफ डी एन में, इसमें लो, इस वाली त्रिभुज में आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखना जरा, कोण, ये देखो इस तरीके का दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पे बना दूं इसका बड़ा रूप, देखो इस तरीके से, ये ऊपर इस तरीके से जा रहा है एन, ये यहाँ पर क्या है एन है, यहाँ पे है डी, और इससे रेखा ऐसे जा रही है निकल के ये चीज़, और यहाँ पे एस समझिएगा कि ये है आपका इस तरीके से है, यहाँ पे है आपका ये ए डैश और ये है एस समझ लीजिए बी डैश, देखो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। ठीक है, और ये यहाँ पर है एफ, ये, और ये है आपका इस तरीके से ही बना है ना एन डी, ये, और ऐसे रेखा जा रही है ए डैश बी डैश, इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो आपको इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें 90 अंश ये बनेगा, इसमें 90 अंश यहाँ पे बनेगा, यानी कि ये वाला कोण बराबर होगा कोण ए डैश, सॉरी यहाँ से स्टार्ट करेंगे कोण को, यहाँ से एफ ए डैश और बी डैश बराबर कोण, इसमें कोण कौन सा है, एफ एन डी, एफ एन डी, ये वाला कोण 90 अंश है, और इसमें एक ये वाला कोण इस वाले के बराबर रहेगा, आप जानते ही हो, ऐसे भुजा काटेगी तो ये वाला कोण, यानी कि ये वाला देखिएगा, ये वाला ये यहाँ पे से ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, सिंपल इसी दिखाई दे रहा है। तो यानी कि कोण ए डैश एफ बी डैश बराबर कोण डी, सॉरी यहाँ से चलो, हाँ सही चल रहे थे, डी एफ एन, डी एफ एन, ये वाला डी एफ एन, ये डी एफ एन, ये वाला कोण किसके बराबर है, इसके ए डैश एफ बी डैश के। ठीक है, ए डैश एफ बी डैश के, तो ये दोनों कोण बराबर हो गए, तो अब इसको भी क्या दोगे, अतः इसलिए आप लिख दोगे त्रिभुज ए डैश एफ डैश बी डैश तथा त्रिभुज एफ एन
FDN कैसी हैं? समरूप हैं। जब समरूप हैं तो इसमें भी यही लगाएंगे, आधार बट्टे आधार बराबर लंब बट्टे लंब। इस तरीके देखना, आधार बट्टे आधार बराबर लंब बट्टे लंब। तो देखना आधार क्या है इसका, इस वाली त्रिभुज का, पहले इस वाली त्रिभुज का लेंगे हम, ये वाली त्रिभुज ली है ना, ये वाली A डैश एफ बी डैश। तो A डैश एफ बी डैश इसका आधार क्या है, ये है, तो इसका लिख देंगे A डैश एफ। क्या है आधार इसका? A डैश एफ बट्टे, और इस वाली त्रिभुज का आधार क्या है? FN। आप तो इतना तो समझ रहे होंगे आप, FN, ठीक है। इसका आधार क्या है? FN। इसका ये ऐसे आधार, ये लंब, ये कांड, ये लंब, ये आधार, ये कांड। इस तरीके से त्रिभुज उल्टी रखिए हम तो ये वाला कांड होगा, ये वाला आधार होगा, ये लंब है क्यों सीधी रेखा है, ठीक है, बराबर। अब इसका लंब कौन सी वाली? इस वाली त्रिभुज का लंब A डैश एफ बी डैश। इस वाली का लंब क्या है? A डैश बी डैश, A डैश बी डैश। नहीं समझ में आ रहा है? ये लंब देखिएगा, ये रहा लंब, इसका ये लंब है और इसका ये वाला लंब है ND। समझ में आती बात? नहीं आई? यहाँ पे दो चीजें दिखाई दे रही हैं आपको, क्या देखना जरा, ये देखिए, ये NP जो दूरी है ये बहुत कम होती है, क्योंकि लेंस ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऐसा बहुत ज़्यादा गोल होता है, ये तो बहुत ही छोटा सा रहता है, यानी कि ये गोले में से तो कटा हुआ भाग होता है। जैसे कोई गोला है और गोले में से यहाँ से काट दूँ तो ये वाला हिस्सा कितना होगा, ये छोटा सा रहता है, तो इसकी जो दूरी है बहुत माइक्रोन में रहती है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं हम, इस वाली दूरी को हमेशा छोड़ देते हैं कि NP की जो दूरी है, ये वाली दूरी कितनी है, बहुत नगण्य मान के छोड़ देते हैं इसको छोड़ देंगे तो हमारा क्या है, ये दो चीज़ें यहाँ पे लगाते हैं, दो वाले कंसेप्ट लगाते हैं कि भैया FN जो होती है वो लगभग किसके बराबर होती है? FN लगभग बराबर होती है FP के। किसके? FN ये वाली दूरी और FP ये दोनों बराबर रहते हैं, तो FN की जगह पे हम क्या रख देते हैं? FP रख देते हैं। और एक दूसरी चीज, और आपको दिखाई दे रही है ND किसके बराबर है? AB के। तो ND ये बराबर है AB के, दिखाई दे रहा है ना? ये देखना जरा, ये जो ND है ये किसके बराबर है? AB के, क्योंकि ये वाली दूरी ऐसे करके, ये जो समांतर रेखा है ये समांतर चल रही है, ये दूरी हमेशा बराबर रहती है, तो ये वाली दूरी इसके बराबर है। तो मैं लिख दिया ND की जगह पर तो AB, और FN की जगह पर मैं रख सकता हूँ FP, क्योंकि ये वाली दूरी का कोई महत्व नहीं रहता है, ठीक है। इसलिए देखो, टेढ़े का मतलब है लगभग ये बराबर रहती है इसके, ठीक है। जितने भी डेरिवेशन करेंगे तो ये वाली दूरी हमेशा हम छोड़ेंगे, ये खोपड़ी में बैठा लो बात को, ठीक है। अब जब ये वाली ये आ गया तो यहाँ पे अब देखना जरा, ये तो मिटा दूंगा, ये का तो कोई काम नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा बिल्कुल, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिएगा, देखो अब ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? A डैश, चलो यहाँ से ब्लू पेन से करता हूँ ताकि आपको अच्छा दिखाई दे, A डैश F अपॉन FN की जगह पे क्या रख दूंगा मैं? FP रख दो बराबर, और A डैश B डैश अपॉन ND की जगह पे क्या रख दोगे? AB। ND की जगह पे क्या आ गया? AB। समझ में आ गई बात? ND की जगह पे AB आ गया, और ये जो यहाँ से यहाँ तक FN था तो इसकी जगह पे मैं FP लिख दूंगा, तो कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वाली दूरी कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालती है, ठीक है। देखना जरा, जैसे मेरा ये है मार्कर, ये थोड़ा सा ये इस तरीके से कर्व में आ रहा है, ये गोल है में, तो इस पर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ रहती है आपकी, तो ये चीज़ आ गई। अब देखना जरा, समीकरण 1 से तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है, समीकरण 1 से ये AB बट्टे ये क्या दे रखा है? A डैश B डैश, और यहाँ पे आ रहा है A डैश B डैश बट्टे AB, तो इसको क्या कर दो? उलटने पर इसको उलट दो। जब इसको उलट देंगे, दोनों पक्षों को उलट दो, तो ये कितना हो जाएगा? FP बट्टे A डैश F बराबर, और ये कितना हो जाएगा? AB बट्टे A डैश B डैश। ये उलट दिया, उलटता क्यों है? उल्टा क्यों है? हमने उल्टा करने पर, दोनों पक्षों को उल्टा करने पर, यानी कि उलटने पर, तो उलट दिया हमने दोनों पक्षों को, क्या ले ऐसा इंग्लिश में ऐसा लिख सकते हो, रेसिप्रोकल लेने पर।
अर्थात व्युत्क्रम लेने पर, मतलब क्या, दोनों को उलट दिया, दोनों पक्षों को उलट दिया। आप चाहो तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, और ए डैश इधर नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, कोई इफेक्ट पड़ेगा? कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बात तो वही आ जाएगी। लेकिन अब आपको दिखाई दे रहा है क्या कि ये जो ए डैश ए अपॉन, ये देखिएगा, ये समीकरण 1 से ये वाली वैल्यू इसके बराबर है, या मैं ये कह सकता हूं कि इस वाली, ये वाली जो वैल्यू है इसके बराबर है, तो मैं इसकी जगह पर ये वाली वैल्यू रख सकता हूं। ठीक है, नहीं आए तो ऐसा समझ लीजिए, आपको सिंपली क्या दिखाई दे रहा है कि देखिएगा, ये वाली वैल्यू और ये वाली दोनों वैल्यू बराबर हैं, तो ये वाली दोनों वैल्यू भी बराबर होंगी। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं आई? नहीं समझ में आ रही है? ठीक है, अब ऐसा समझो, देखो जरा ध्यान से देखो जरा कि ये ए बी बट्टे ए डैश बी डैश है, ये वाली वैल्यू, तो ये इसके बराबर है, तो या मैं ये कह सकता हूं कि ये वाली वैल्यू इसके बराबर है, तो ये वाली वैल्यू भी इसके बराबर है। तो इसका जो मान ये है, मैं कह रहा हूं x बराबर 4 है या 4 बराबर x है, तो मतलब क्या है, x की वैल्यू 4 है या 4, यहाँ पर भी x की वैल्यू 4 है, मतलब तो वही है। तो इसकी जो वैल्यू है वो ये है, और इसकी वैल्यू ये है, और इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या है, ये है। तो मतलब क्या है, मैं क्या करने जा रहा हूं कि इस वाले की वैल्यू को यहाँ पर रख दे रहा हूं, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या कर रहा हूं मैं, देखना जरा, ए सी बट्टे ए डैश सी था बराबर ए सी बट्टे ए डैश सी था बराबर ए बी बट्टे ए डैश बी डैश, और ए बी बट्टे ए डैश बी डैश की वैल्यू कितनी है, इतनी है, एफ पी बट्टे ए डैश एफ। इतना तो समझ पा रहे होंगे, क्लियर है बात? इतना तो समझ में, क्लियरली समझ में आ रहा है आपके? चलिए, अब आपको यहां से आगे सॉल्व कैसे करेंगे, यहां से आगे हम वैल्यू पुट करेंगे, और वैल्यू भी ऐसे पुट करेंगे, ध्यान से समझना जरा, हर चीज को बेसिक से समझेंगे। ठीक है, चलिएगा, अब थोड़ी सी इनकी वैल्यूज पर ध्यान रखते हैं कि ये बेसिकली ये यू वी एफ क्या होते हैं। यू होती है वस्तु की दूरी, यू क्या होती है, वस्तु की दूरी, ये मैंने पहले ही बताया था, यू क्या होती है, वस्तु की दूरी। ठीक है, यानी कि, और सारी दूरियां, ध्यान समझ लो जरा, कुछ बेसिक बातें, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं, और दूरियां मापने की चिन्ह प्रॉपर्टी होती है कि इस मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियां धनात्मक, नीचे की दूरियां ऋणात्मक, इधर की दूरियां कैसी ली जाएंगी, इधर की दूरियां सारी की सारी पॉजिटिव, इधर की दूरियां सारी की सारी नेगेटिव, और सभी की सभी दूरियां कहां से मापी जाती हैं, ध्रुव से मापी जाती हैं, ध्रुव से मुख्य अक्ष की तरफ। तो देखना जरा, यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, यू कहलाएगी। तो देखिएगा, आपको दिखाई दे रहा है P से A तक की दूरी क्या कहलाएगी, U, क्योंकि यहाँ पर वस्तु रखी है, वस्तु की दूरी U होती है, और प्रतिबिंब यहाँ पर बनना है A डैश B डैश, तो P से A डैश की दूरी क्या कहलाएगी, V, प्रतिबिंब की दूरी, और P से F तक की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी, F कहलाएगी। समझ में आ गई बात? तो आपको नॉर्मली 3 चीजें पता हैं, क्या तीन चीजें पता हैं, देखिएगा ऐसे करके पता है क्या भाई, PA की वैल्यू आपको पता है U, और ये PA की वैल्यू कितनी, U लगाएंगे क्योंकि सारी दूरियां इधर की साइड में मापी जा रही है, तो माइनस का U, और PA डैश की दूरी कितनी हो जाएगी, माइनस की V, और PF की दूरी कितनी हो जाएगी, माइनस की F। ठीक है, देखो P से F तक की दूरी यानी फोकस दूरी F है, लेकिन पीछे की ओर दूरी मापी जा रही है तो माइनस में। P से A डैश की दूरी यानी A डैश क्या है, प्रतिबिंब की दूरी होती है V, तो माइनस का V लगा दिया, और P से A तक की दूरी है, A भी क्या है, वस्तु, तो वस्तु तक की दूरी क्या हो जाएगी आपकी, U, और माइनस का लगा दिया क्योंकि ये पीछे की ओर माप रहे हैं। तो ये 3 वैल्यू आपको पता है, और ये 3 वैल्यू पता है, तो इन तीनों का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखना जरा, A से C ये वाली दूरी चाहिए, तो इस वाली दूरी को आप कैसे लिख सकते हो, PA माइनस PC, इसकी जगह पर कितना लिख सकते हो, PA माइनस PC। समझ में आ रही है बात? देखिएगा, आपको ये वाली दूरी चाहिए, ये वाली दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, और आपको पता है यहां से यहां तक की दूरी पता है, और यहां से यहां तक की दूरी पता है, तो हमें ये वाली दूरी चाहिए। तो आप ऐसा समझिएगा, देखना जरा, मेरे पास में एक छड़ है, यहां से देखिएगा, ये P है, यहाँ पे ये P बिंदु है, ये P, और यहाँ पे समझिए यहाँ पे है A। P से A तक की दूरी हमें पता है,
और हमें चाहिए यहाँ तक कि इतनी दूरी आपका होगा, यहाँ से काट दो। तो काटने का मतलब क्या है, पी ए में से पी सी घटा दो, पी ए में से पी सी घटा दो, तो ये वाली दूरी निकल जाएगी। तो वही चीज़ है, पी ए में से पी सी घटा दिया तो ये वाली दूरी निकल जाएगी। इतने में से इतना घटा दो तो ये वाली बच जाएगी। सपोज दैट अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा था, समझो पर ये दूरी है यहाँ से यहाँ तक, P से A तक की दूरी ये है 10, और यहाँ पे C बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 4। हमें A से C तक की दूरी चाहिए, तो कैसे बताओगे, आप कह दोगे 6। कैसे पता चली, भैया ये टोटल तो यहाँ से यहाँ तक की 10 है और यहाँ से यहाँ तक की 4 है, 10 में से 4 चले जाएंगे तो ये कितनी बचेगी, 6 बचेगी। तो वही काम कर दिया, PA में से PC घटा दिया तो ये निकल आएगी AC। अब A' का मतलब क्या है, ये यहाँ से PC में से PA' घटा दो, PC में से PA' घटा दो, PC की हमें तो A' चाहिए तो PC में से PA' घटा देंगे तो ये वाली दूरी निकल जाएगी, बराबर PF, P से F तक की दूरी होती है, और A' ये तो PA' में से PF घटा देंगे, PA' में से PF घटा देंगे। ये समझ में आ रही है वाली, देखिएगा हमेशा दूरी जो ज़्यादा बड़ी होगी बड़ी में से छोटी घटाएंगे। देखना जरा, यहाँ हमें इतनी चाहिए तो इतने में से इतनी घटा देंगे, और जब हमें इतनी चाहिए तो इतने में से इतनी घटा देंगे, और जब हमें इतनी चाहिए तो इतने में से इतनी घटा देंगे। समझ में आई बात, नहीं आई? तो ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें पता चली। अब इनकी वैल्यू रखनी है आपको, जो शुरुआत में बताई थी, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ वैल्यू कितनी है। PA की वैल्यू कितनी है, -u, चिन्ह के साथ रखते हैं हमेशा। PC की वैल्यू कितनी है, P से C तक की दूरी, यहाँ तक की R होती है। आप जानते हो P तक की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है R, ठीक है। स्मॉल r लगाते हैं, स्मॉल r लगा दो, ठीक है। वक्रता त्रिज्या, केंद्र तक की दूरी क्या होती है, केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या, ठीक है। ये तो -r अपॉन ये PC की वैल्यू -r माइनस PA' की वैल्यू कितनी है, माइनस का u है, बराबर PF की दूरी कितनी है, माइनस का f है, अपॉन PA' की वैल्यू है माइनस का u, माइनस PF की दूरी कितनी है, माइनस का f। ये है, ये चीज़ आ गई। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर यहाँ पे मैं कराता हूँ तो एक बार में सॉल्व हो जाएगा अभी ये, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ, बस इसी लाइन से मिटाने पे ही हो जाएगा काम। तो देखिएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई, ये माइनस का u और ये प्लस का, यानी माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का r अपॉन माइनस का r और प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का u, बराबर ये एक इसमें v भी होगा कहीं ना कहीं, PA की वैल्यू ये v है यार, क्या अजीब सी लग रही है ये v देखना ज़रा, PA यहाँ पे ये भी v है, PA की वैल्यू क्या है, v है, PA ये भी v था, है सॉरी, PA' की वैल्यू PA' की वैल्यू है v, PA' की वैल्यू है v, ठीक है, और PA की वैल्यू है u, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे v, ठीक है। ऐसे ये बराबर माइनस का f अपॉन माइनस का v प्लस का f हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं r को आगे लिख दे रहा हूँ, इसको u को पीछे लिख दे रहा हूँ। ये v माइनस ये हो जाएगा r, बराबर ये माइनस का f बट्टे f माइनस v हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो r माइनस u और f माइनस v बराबर माइनस f के साथ में v माइनस r, ये चीज़, ठीक है। ये v है जिसमें घुंडी सी बना दी है मैंने, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, rf और r की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे rv, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का uf, माइनस माइनस प्लस uv, बराबर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस fv
माइनस माइनस प्लस एफ आर, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब देखना जरा एफ वी और यहाँ पे एफ वी कहीं पे कुछ कट रहा होगा, एफ आर ये है, एफ आर ये है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का। ऐसा समझिएगा कि भाई जब ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इससे ये पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका माइनस के आर वी यू एफ प्लस के यू वी बराबर ये माइनस के एफ वी। ठीक है, माइनस के को इधर ले जाओ, इसको सबको उधर ले जाओ। ठीक है, आपको क्या दिखाई दे रहा है, कुछ और भी दिखाई दे रहा होगा। देखो सिंपली आपको क्या है, अब यहाँ से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। हाँ, आर की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, आर की जगह पे ध्यान से समझ लेना, आर जो होता है आपका, एक चीज आप जानते हो, यहाँ पे लिख दोगे चूंकि, या लिख दो वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो आपकी फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी रहती है, या हम यहाँ से कह सकते हैं आर बराबर कितना 2f। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आर की जगह पे ये रख देंगे माइनस टू एफ वी। ठीक है, आर की जगह पे ये कितना हो गया, आर की जगह पे मैंने ये रख दिया माइनस यू एफ प्लस यू वी बराबर एफ माइनस के एफ वी, माइनस का एफ वी, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई? अब माइनस माइनस की चीज़ को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा यू वी बराबर ये कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये चीज़ इधर जाएगा 2f वी और प्लस यू एफ माइनस एफ वी। देखिएगा माइनस एफ भी तो ये है, ये यू एफ इधर जाके प्लस का हो गया, ये भी इधर जाके प्लस का हो गया। 2f वी में तो एक एफ वी जाएंगे तो कितना बचेगा, एफ वी प्लस यू एफ और ये कितना बचेगा, यू वी, ये आ गया। ठीक है, ये चीज़ आ गई यहाँ पे। यहाँ के बाद में इसको भी मिटा दे रहा हूँ मैं, यहाँ के बाद में सिंपल है। अब लो, अब क्या करना है, इसमें यू वी एफ से भाग कर देना है। ये जो समीकरण आई है यू वी बराबर एफ वी प्लस यू एफ, तो यहाँ पर कर दें यू वी एफ से भाग देने पर, इसमें भाग देंगे तो यू वी, यहाँ पे क्या करेंगे, आपको किससे भाग देना है, यू वी एफ से बराबर। ठीक है, ये कितना है एफ वी बट्टे क्या हो जाएगा, यू वी एफ प्लस ये है आपका यू एफ बट्टे यू वी एफ, यानी कि इनसे भाग कर दिया हमने यू वी एफ से। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखो क्या कट रहा है, यू वी से यू वी कट जाएगा, एफ वी से एफ वी कट जाएगा और यू एफ से ये कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1/f बचेगा, यहाँ पे 1/u बचेगा, यहाँ पे 1/v बचेगा। और यही चीज़ तो हमें लेकर आनी थी, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, तो हो गया डेरिवेशन। बहुत ही इजी डेरिवेशन है। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये लंब बट्टे लंब आधार बट्टे आधार, तो इसको कई बार करना, ठीक है। तो ये डेरिवेशन का मैं टेस्ट भी लूँगा, इसलिए इसको कई बार कर लेना आज, हर चीज़ को आधार बट्टे आधार, ठीक है। और यही कंसेप्ट आधार बट्टे आधार, लंब बट्टे लंब और कर्ण बट्टे कर्ण वाला कंसेप्ट हर डेरिवेशन में लगेगा। लाइट की यानी कि किरण प्रकाश की में कम से कम 12-14 डेरिवेशन है, और 12-14 के डेरिवेशन पूरे के पूरे कराऊंगा, और सभी डेरिवेशन में यही कंसेप्ट लगेगा, लंब बट्टे लंब आधार बट्टे आधार, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो क्लियरली, तो इसमें तो कोई डाउट बचा नहीं होगा, ठीक है। तो बाकी तो मिलते हैं अगले जो डेरिवेशन होगा, ये अवतल दर्पण के लिए, अब करेंगे उत्तल दर्पण के लिए। अब जो किया जाएगा वो किसके लिए किया जाएगा, उत्तल दर्पण के लिए किया जाएगा। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना, फिर अगला अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगला करेंगे उसके बाद में। और एक खास बात मैं बता दूं, यूपी बोर्ड में ये नहीं आने का है, ठीक है। दर्पण वाला कोई भी डेरिवेशन नहीं आएगा यूपी बोर्ड में, लेकिन ये चीज़ कंसेप्ट आपने आज समझ लिया होगा, देखा होगा, समझ लिया होगा, तो आने वाले डेरिवेशन को बहुत ईजिली आप समझ पाओगे। लेकिन ये नहीं समझोगे, ये नहीं देखा होगा, क्योंकि आज मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल से बताया है। हो सकता है कि आगे ना बता पाऊँ इतना बेसिक लेवल से, लेकिन फिर भी बताऊंगा। लेकिन आप इसको समझ जाओगे तो आने वाले बहुत आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कर लेना और एक बार देख लेना इसको, ठीक है।
तो बाकी मिलते हैं खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, वीडियो को लाइक करके भी जाना, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।